हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स अपलोड करते हैं। फ़िलहाल जो हम आप लोगों के लिए सीरीज़ चला रहे हैं उसमें हम सीजी बोर्ड के क्लास 10th और 11th और 12th के जो असाइनमेंट्स मिल रहे हैं आप लोगों को, मंथली असाइनमेंट्स, उसके सॉल्यूशंस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक एजुकेशनल चैनल है जिसमें आने वाले फ्यूचर में आप लोगों को बहुत सारे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 11th, मंथ अगस्त। फर्स्ट असाइनमेंट जो है आप लोगों का फिज़िक्स का, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं प्रथम पाक्षिक टेस्ट माह अगस्त 2021, कक्षा 11वीं, विषय भौतिकी। इसका पूर्णांक है, जो टोटल मार्क्स है वो कितने हैं, वो है 30। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अति लघुत्तरी प्रश्न से। अति लघुत्तरी प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का है। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। पहला प्रश्न कहता है भौतिकी क्या है। तो भौतिकी एक विषय है, ठीक है, जिसकी हम पढ़ाई करते हैं और उसके अंतर्गत हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत द्रव्य यहाँ पर द्रव्य का अर्थ पदार्थ से है। वो द्रव जो लिक्विड वाला जो द्रव होता है वो नहीं है। द्रव्य का अर्थ है यहाँ पर पदार्थ। ऊर्जा और उनकी अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी पदार्थ और उससे संबंधित जो ऊर्जा होती है और उनकी अंतरक्रिया यानी ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में कैसे रूपांतरण होता है ना। पदार्थ से संबंधित कौन कौन से भौतिकी के नियम होते हैं, कौन कौन से भौतिक घटनाएं होती है पदार्थ से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित, इन सब चीज़ों के बारे में हम जिस विषय में पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं भौतिकी। ठीक है। नंबर 2 जो है क्वेश्चन, किन्हीं 2 वैज्ञानिकों के नाम, देश और खोज कार्य लिखिए। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक हैं वो डॉक्टर सीवी रमन है। जानते हैं आप लोग कि ये भारत देश के हैं और इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी, रमन प्रभाव की, जिसको हम प्रकाश के प्रकीर्णन के प्रभाव के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। दूसरे हैं डी ब्रॉगली, ये फ्रांस के निवासी थे और इन्होंने प्रकाश की द्वैती प्रकृति और इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के बारे में खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऐसे 2 नियमों को लिखिए जिनका उल्लंघन किसी भौतिक प्रक्रिया में नहीं होता। है ना, मतलब ऐसा नियम है जो सार्वत्रिक हो, यानी कि कहीं पर भी इसका उल्लंघन ना हो, मतलब इसके बिना वो भौतिक प्रक्रिया हो ही ना सके। ऐसे नियमों को हमको लिखना है। तो सबसे पहला तो आप जानते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो कोई भी भौतिक प्रक्रिया होती है, हमने अभी पढ़ा कि भौतिकी किसका अध्ययन है, द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अंतरक्रियाओं का। तो जो ऊर्जा की अंतरक्रियाएं हैं, अर्थात ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो रही है, तो उसी के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है। तो ये ऐसा नियम है जिसका कहीं पर भी उल्लंघन नहीं होता किसी भी भौतिक प्रक्रिया में। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। तो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम एक सार्वत्रिक नियम है। सार्वत्रिक नियम अर्थात यह सभी जगह एक समान रूप से लागू होता है। कहीं पर भी इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि कहीं पर गुरुत्वाकर्षण बल का नियम अलग लागू होगा, अलग परिस्थितियों में गुरुत्वाकर्षण का नियम दूसरे रूप से लागू होगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। सार्वत्रिक नियम है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ये ऐसे 2 नियम हैं जिनका किसी भी भौतिक प्रक्रिया में उल्लंघन नहीं होता। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है भौतिकी का समाज से क्या संबंध है। देख सकते हैं आप लोग, भौतिकी के अध्ययन से मानव का दृष्टिकोण वैज्ञानिक बनता है। ठीक है, वैसे तो विज्ञान की सभी शाखाओं को पढ़ने से मानव का दृष्टिकोण वैज्ञानिक बनता है, तो लेकिन हम भौतिकी के बारे में अभी अध्ययन की बात कर रहे हैं। तो भौतिकी के अध्ययन से मानव का दृष्टिकोण वैज्ञानिक बनता है। भौतिकी ने और क्या लाभ पहुंचाया है मानव जगत को। भौतिकी ने मनुष्यों की जीवन पद्धति एवं विचारधारा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। भौतिकी के नियमों एवं सिद्धांतों का उपयोग करके प्रौद्योगिकी में अनेक प्रकार के यंत्रों, उपकरणों एवं युक्तियों का निर्माण किया गया। आप लोग जानते हैं कि साइंस में हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, थ्योरी, प्रैक्टिकल, और साइंस का जो एप्लीकेशन पार्ट है जिसको हम जानते हैं आज की डेट में टेक्नोलॉजी के फॉर्म में। ठीक है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के अनुपूरक हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बिना एक के दूसरे का काम नहीं चलता है। तो टेक्नोलॉजी के अंडर हम जो इंजीनियरिंग से सब रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी अपैरेटस हैं या उपकरण हैं, ठीक है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हम जानते हैं, समझते हैं, या आज के दैनिक जीवन में हम बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, जैसे जो विद्युत से संबंधित उपकरण है या बहुत सारे उपकरण जो है, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं उनका जो कॉन्सेप्ट है वो किस में छिपा हुआ है, जो
विज्ञान के जो मूल विषय हैं, रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान, गणित, ये जो मूल विषय हैं, इन्हीं में उसके कॉन्सेप्ट जो है, तथ्य जो है वो छिपे हुए हैं। ठीक है, तो इन्हीं भौतिकी के नियमों और सिद्धांतों का उपयोग करके प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी में बहुत टाइप के यंत्र, उपकरण है ना, एपरेटस और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और बहुत तरीके की डिवाइसेस जो हैं उनको बनाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं भौतिकी का समाज से एक बहुत ही गहरा संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मापन से आपका क्या अभिप्राय है। तो मापन मतलब मेजरमेंट, क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है, किसी भौतिक राशि को पूरी तरीके से समझना या फिर व्यक्त करने के लिए उसके मापन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मापन की प्रक्रिया में करते क्या है हम, भौतिक राशि की तुलना किसी निश्चित तथा मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप दुकान में जाते हैं, आपको 5 किलो का शक्कर चाहिए। ठीक है, तो 5 किलो का शक्कर आप किस तरीके से तौलते हैं, किस तरीके से लेते हैं, आप एक साइड में वेट रखते हैं, वजन रखते हैं, और दूसरे साइड में जो पदार्थ आपको चाहिए, जैसे शक्कर चाहिए, उसको आप तौलते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आपको जो चीज़ चाहिए उसकी तुलना आप किसे कर रहे हैं, एक निश्चित मान्यता प्राप्त संदर्भ। तो जो वो निश्चित मान्यता प्राप्त संदर्भ क्या है, 1 किलो का जो वजन है वो एक निश्चित मान्यता प्राप्त संदर्भ है। ठीक है, उससे आप उस भौतिक राशि की तुलना करके दोनों को बराबरी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था कि मापन कैसे किया जाता है। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लंबाई का मापन, द्रव का, लिक्विड जो मटेरियल्स होते हैं, द्रव पदार्थ जो होते हैं, उनका मापन किस प्रकार से किया जाता है, बहुत प्रकार से मापन होते हैं। तो एक बेसिक एग्जाम्पल था कि मापन एक्चुअल में हम करते कैसे हैं। ठीक है, तो ये मापन का अभिप्राय क्या होता है ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकाश वर्ष क्या है, इसका मान कितना होता है। तो प्रकाश वर्ष आप लोग जानते हैं कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी निर्वात होना ज़रूरी है, माध्यम इसमें ज़रूरी नहीं है। निर्वात में जब प्रकाश की गति को हम मापते हैं, कब, जब वो 1 साल में यानी 1 वर्ष में कितनी दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं प्रकाश वर्ष, और इसका मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 7, शक्ति व विकृति के विमीय सूत्र लिखिए। तो देख सकते हैं शक्ति का विमीय सूत्र है ml² T⁻³ विकृति का जो आपका विमीय सूत्र है वो क्या है, m⁻0 l⁻0 T⁻0, यानी एक विमाहीन राशि है, इसमें किसी भी प्रकार की विमा नहीं होती। ठीक है, तो m किसको दर्शाता है यहाँ पर, द्रव्यमान को, l लंबाई को, t समय को। ठीक है, विमाएँ क्या है, जो इनकी घात है, m की घात, l की घात या t की जो घात है, उनको हम कहते हैं विमा। तो जितनी भी घात होती है उससे हम उसके विमीय सूत्र को दर्शाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सीखा होगा कि विमीय सूत्र किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी आपको फिजिक्स पढ़ना है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या फिर भौतिक राशि का निगमन करना है, वहाँ पर आपको उसका विमीय सूत्र बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गई शक्ति और विकृति के विमीय सूत्र। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में क्लियरली प्रिंटेड नहीं है, मैंने एक अजम्पशन लिया है, मे बी मेरा अजम्पशन गलत हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरे चांसेस हैं, जहाँ तक मुझे समझ में आए हैं, 90% क्वेश्चन यही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन दूसरा होगा तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, मैं उसका आंसर भी आप लोगों को अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा। बट मुझे ये मिसप्रिंट की वजह से जैसा क्वेश्चन समझ में आया है, तो मैंने उसका आंसर उस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को देने की कोशिश की है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अगर क्वेश्चन दूसरा है तो क्या है क्वेश्चन, प्रदीप्ति या ज्योति तीव्रता के मूल मात्रक तथा पूरक मूल मात्रकों के नाम लिखिए। ठीक है, तो प्रदीप्ति या फिर ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या होता है, कैंडेला। पूरक मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं इसके, क्योंकि रेडियन और स्टेरेडियन का उपयोग होता है ज्योति तीव्रता के मूल मात्रक को ज्ञात करने में। ठीक है, तो पूरक मूल मात्रक कौन कौन से हो जाएंगे, पहला होगा समतलीय कोण, जिसके लिए मात्रक होता है रेडियन, और दूसरा होगा घन कोण, जिसके लिए मात्रक होगा स्टेरेडियन। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है, सिद्धांत क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो सिद्धांत किसे कहते हैं, प्रकृति के कुछ ज्ञात नियमों के पदों में भौतिक निकायों की व्याख्या करने के लिए प्रयोगों और प्रेक्षणों द्वारा सत्यापित परिकल्पना को सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए क्या बताया गया है, प्रकाश के सरल रेखा में गमन को समझाने के लिए न्यूटन ने प्रकाश की कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, परंतु इस सिद्धांत से वस्तु के किनारों से प्रकाश के मुड़ने अर्थात विवर्तन की व्याख्या नहीं की जा सकी। इसके लिए प्रकाश के तरंग सिद्धांत की सहायता ली गई। ठीक है, तो सिद्धांत एक्चुअल में है क्या चीज़, प्रकृति के कुछ ज्ञात नियम, बहुत सारे ज्ञात नियम हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, आवेशों के संरक्षण का नियम है, बहुत सारे ऐसे नियम हैं भौतिकी के या फिर प्रकृति के जो भी नियम है, विज्ञान के जो नियम हैं,
उनकी व्याख्या करने के लिए यानी उनको समझाने के लिए हम जो नए नए प्रयोग या नई नई घटनाएं या नए नए जो प्रेक्षण हमको प्राप्त होते हैं उनको हम उन नियमों के आधार पर समझाने की कोशिश करते हैं, और उसी कोशिश के अंतर्गत जो हम परिकल्पना अपनी बनाते हैं या जो अजम्पशन हम लेते हैं उसको जिस तरीके से हम प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं, उसी को हम बोलते हैं सिद्धांत। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को सिद्धांत क्या है। नेक्स्ट है आपका निरपेक्ष त्रुटि क्या है, परिभाषित करिए। ठीक है, तो निरपेक्ष त्रुटि क्या है, आप लोगों ने मापन के दौरान पढ़ा होगा। त्रुटियां कई प्रकार की होती है, सापेक्षिक त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, बहुत मानवीय त्रुटि या फिर उपकरणीय त्रुटि, इस प्रकार की बहुत सारी त्रुटियां होती है। तो इसमें निरपेक्ष त्रुटि हमसे पूछा गया है, क्या है इसका आंसर, किसी भौतिक राशि की वास्तविक माप और मापनकर्ता के व्यक्तिगत माप के अंतर को मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक राशि का एक वास्तविक माप होती है, ठीक है, और मापनकर्ता के अपने मापने के तरीके, सबका मापने का तरीका अलग अलग होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है, बहुत ही माइनर डिफरेंस आते हैं। तो वो जो डिफरेंसेस होते हैं, अंतर होते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भौतिकी और प्रौद्योगिकी में संबंध बताइए। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम नियमों, सिद्धांतों, प्रायोगिक और जो थियोरेटिकल पोर्शन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, और उनके कॉन्सेप्ट्स को, तथ्य को, सूत्रों को, सिद्धांतों को हम किस में लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं, जिस पार्ट में अनुप्रयुक्त करते हैं वही पार्ट क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी या फिर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी को अनुप्रयुक्त भौतिकी कहा जा सकता है, अप्लाइड फिजिक्स भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें भौतिकी के नियमों एवं सिद्धांतों का उपयोग करके अनेक प्रकार के यंत्र, उपकरण एवं युक्तियों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, यानी जो भौतिकी के सिद्धांत हैं या सूत्र हैं या जो भी तथ्य हैं उनको जब मूर्त रूप दिया जाता है, मूर्त रूप यानी कि उन सिद्धांतों का उपयोग करके कोई चीज़ बनाई जाती है, कोई यंत्र बनाया जाता है, कोई उपकरण बनाया जाता है, कोई डिवाइस बनाई जाती है, तो वो पार्ट आपका कहला जाता है अप्लाइड फिजिक्स या फिर अनुप्रयुक्त भौतिकी, उसी को हम जानते हैं प्रौद्योगिकी या फिर तकनीकी के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन जो है आप लोगों का लघुत्तरी प्रश्न का है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं, तो देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 12 क्या कहता है, प्रकृति में मूल बल विद्युत चुंबकीय बल के उद्गम को समझाइए। ठीक है, तो प्रकृति के बहुत सारे मूल बल हैं जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत चुंबकीय बल है ना, और विद्युतीय बल है, आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, ऐसे बहुत सारे मूल बल हैं। ठीक है, नाभिकीय बल है, ये भी एक प्रकार का मूल बल है। ठीक है, तो ऐसे मूल बलों में से एक है विद्युत चुंबकीय बल, इसके उद्गम को आपको समझाना है। तो देख सकते हैं आप लोग, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य बल को चुंबकीय बल तथा दो स्थिर आवेशों के मध्य के बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। लेकिन ये दोनों बल एक दूसरे से संबंधित हैं। कैसे संबंधित हैं, उदाहरण के लिए गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये सारे चीज़ें आप लोग आगे पढ़ेंगे, 12वीं क्लास में आप लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव में आप लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से गतिमान आवेश विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तथा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। ये भी आप लोग पढ़ेंगे कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र को जब हम परिवर्तित करते हैं तो उस प्रकार से कैसे विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसलिए आवेशित कणों के मध्य लगने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में आप बोल सकते हैं कि विद्युतीय बल और चुंबकीय बल जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक उत्पन्न होगा तो दूसरा उत्पन्न होना निश्चित है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय बल कैसे उद्गमित होता है। जैसे आप विद्युत क्षेत्र को परिवर्तित करते हैं तो चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र को आप परिवर्तित करते हैं तो विद्युत बल उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से विद्युत चुंबकीय बल का उद्गम होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। विमीय समीकरण से आप क्या समझते हैं, प्रश्न क्रमांक 13 है, विमीय समीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके उपयोग लिखिए। ठीक है, तो उत्तर आप देख सकते हैं, वह समीकरण जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का संबंध मूल मात्रकों के उचित घातों द्वारा प्रदर्शित करता है, विमीय समीकरण कहलाता है। जैसे अभी ऊपर हमने देखा, ऊपर हमने किस चीज़ का सूत्र निकाला था, ऊपर हमने निकाला था विकृति, और किस चीज़ का सूत्र निकाला था, देखिए शक्ति और विकृति का विमीय सूत्र हमने निकाला था। तो मैंने इसमें बताया था कि जो विमीय सूत्र में एम, एल और टी है, किसको दर्शा रहे हैं, एम दर्शाता है द्रव्यमान को, एल दर्शाता है लंबाई को, टी दर्शाता है समय को। तो एम, एल और टी है यानी कि द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये मूल मात्रक हैं।
ठीक है। और शक्ति जो है वो क्या है, कि व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। तो क्योंकि शक्ति जो है वो किससे उत्पन्न हो रहा है, इन्हीं मूल मात्रकों पर से ही, यानी इन्हीं मूल मात्रकों पर ही आधारित है और इन्हीं मूल मात्रकों से ये उत्पन्न हो रहा है शक्ति। तो शक्ति व्युत्पन्न मात्रक हो गया और MLT क्या हो गए, मूल मात्रक हो गए। अब इन मूल मात्रकों की जो घातें होती है इनको लेकर के हम क्या बनाते हैं, एक विमीय समीकरण बनाते हैं, और यही यहाँ पर आपको विमीय समीकरण के परिभाषा में समझाया गया है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर विमीय समीकरण की परिभाषा में क्या बोला गया है, वह समीकरण जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का संबंध मूल मात्रकों के उचित घातों द्वारा प्रदर्शित करता है, विमीय समीकरण कहलाता है। क्या क्या उपयोग हो सकते हैं विमीय समीकरण के, पहला है भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करना। ये जो भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करना है, ये चीज़ें आप अभी 14वें और 15वें क्वेश्चन में अभी आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच विमीय सूत्र के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट है भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंध ज्ञात करना, ठीक है। भौतिक राशियों में आपस में कैसे संबंध होता है ये ज्ञात कर सकते हैं हम विमीय समीकरण के माध्यम से। एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं, CGS को MKS में, MKS को CGS में, ठीक है। एक भौतिक राशि का मात्रक आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सारे उपयोग हैं किसके, विमीय समीकरण के। अब हम आ जाते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न में। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। पहला क्वेश्चन आपका है प्रश्न क्रमांक 14, कहता है वैज्ञानिक विधि क्या है, इसके मुख्य चरणों के नाम बताइए। तो वैज्ञानिक विधि क्या है भाई, अनुसंधान कार्य के लिए वैज्ञानिकों द्वारा अपनाई गई सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं तर्क संगत विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। इसके मुख्य चरणों के नाम हैं। तो अनुसंधान कार्य यानी रिसर्च वर्क के लिए वैज्ञानिक जो मेथड या प्रोसेस जो अपनाते हैं, जो तरीका अपनाते हैं, वो तरीका कैसा होना चाहिए, सुव्यवस्थित है ना, यानी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। क्रमबद्ध यानी सीरियल बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, सीरीज वाइज होना चाहिए। और तर्क संगत यानी लॉजिक बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। ऐसी विधि को ही हम क्या बोल देते हैं, वैज्ञानिक विधि बोलते हैं, ठीक है। इसके मुख्य चरण के नाम क्या क्या हैं, सबसे पहले आता है क्रमबद्ध प्रेक्षण, यानी आप ऑब्जर्वेशन लेते हो, पहले किसी भी घटना का या किसी भी वैज्ञानिक घटना का ऑब्जर्वेशन लेते हो, ऑब्जर्व करते हो, फिर उसके प्रेक्षण आप नोट करते हो, ठीक है। जो भी भौतिक राशि उससे संबंधित होती है, समय, बल, दूरी, जो भी भौतिक राशि संबंध होती है उसके बारे में आप प्रेक्षण नोट करते हो, उसको नोट प्रेक्षण लेते हो, ऑब्जर्वेशन लेते हो। फिर परिकल्पना का निर्माण करते हो। आप प्रेक्षण के आधार पर एक परिकल्पना, एक धारणा बनाते हैं कि इस घटना में ये सिद्धांत लगाया जा सकता है या इस सिद्धांत पर ये घटना जो है वो आधारित हो सकती है। फिर आप उस परिकल्पना का परीक्षण करते हैं, यानी आपने जो धारणा बनाई है और पहले से आपके पास जो भौतिक सिद्धांत उपलब्ध है उससे आप उसकी तुलना करके उसका परीक्षण करते हैं। फिर चौथे स्टेप में आप किस में आते हैं, प्रयोग करते हैं। उस पर आधारित आपकी धारणा अगर उस परीक्षण उस सिद्धांत से मैच हो जाती है, मिल जाती है, तो फिर आप उसको प्रयोग के रूप में उस चीज़ को सिद्ध करते हैं। और प्रयोग के रूप में अगर वो सिद्ध हो जाता है तो आप अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक विधि अलग अलग चरणों से होकर के गुजरती है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14 अथवा में हम देख लेते हैं। तो अथवा में जो प्रश्न क्रमांक 14 है वो क्या कहता है, भौतिकी के किन्हीं 4 सिद्धांतों के नाम लिखिए और उन पर आधारित 4 युक्तियों के नाम बताइए जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है एवं हमारी दैनिक क्रियाएं व जीवन इसके बिना असंभव है, ठीक है। आप लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण कितना ज़रूरी है हमारे दैनिक जीवन के लिए, हमारे पृथ्वी पर जीवन की संभावनाओं के लिए। बिना गुरुत्वाकर्षण के ना तो जल अपने स्थान पर रहेगा, ना ही थल अपने स्थान पर रहेगा, ठीक है। जितनी भी चर अचर इस जगत की, इस जीवन की जितनी भी चर अचर चीज़ें हैं वो अपने स्थान पर स्थिर नहीं रह पाएंगी। दूसरी चीज़, आप सांस लेते हैं वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से, आपका भोजन पचता है वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से, आप जल पीते हैं, और जितनी भी चयापचयी क्रियाएं होती है यानी डाइजेशन से रिलेटेड जो भी क्रियाएं होती है वो सारी की सारी किस पर आधारित होती हैं, गुरुत्वाकर्षण पर ही आधारित होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विवर्तन का सिद्धांत। विवर्तन का सिद्धांत क्या कहता है, इसकी वजह से हम बंद कमरों के बाहर भी अंदर की आवाज़ें सुन पाते हैं, ठीक है। तो विवर्तन किसका किसका होता है, ध्वनि तरंगों का विवर्तन होता है, प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। विवर्तन होता क्या है, जो किनारों पर प्रकाश यदि कहीं से होकर के गुजर रहा है और उसके सामने हमने एक अवरोध रख दिया तो उसके किनारों पर प्रकाश हल्का सा मुड़ जाता है। या ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब चलती हैं तो उस समय उनके सामने कोई अवरोध आए तो वो क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं। इसी वजह से क्या होता है, दरवाजे जो होते हैं बंद कमरों के, उसके बाहर यदि कोई खड़े होकर के सुनना चाहे अंदर की आवाज़ को तो आवाज़ें हल्की हल्की सुनाई देती हैं क्योंकि ध्वनि तरंगे दरवाजों के किनारों से मुड़ती हैं, ठीक है। तो ये विवर्तन हो गया। नेक्स्ट है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव आप लोग जानते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में विद्युत को उत्पन्न करना ही प्रकाश विद्युत प्रभाव है।
सरल शब्दों में। तो ये सिद्धांत कहाँ पर उपयोग होता है? सोलर सेल बनाने में, सौर सेल जो बनाते हैं हम लोग उसमें उपयोग होता है। सौर सेल में आप लोग जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में उसमें विद्युत उत्पन्न किया जाता है। अन्य सौर युक्तियों ने सोलर लैंप हो गया, या आपकी सोलर वॉच हो गई, सोलर जो घड़ी होती है वो हो गया, सोलर टॉर्च हो गई, आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर में सोलर सेल्स यूज़ होते हैं, आजकल घरों में बिजली उत्पन्न की जा रही है सोलर सेल के माध्यम से। तो ये सारे उसके प्रयोग हैं, अनुप्रयोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के कारण ही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में और गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती। आप सिंपली एक पत्थर को जो पड़ा हुआ है उसको हाथ से पकड़ करके उठाइए, तो जब वो पड़ा हुआ था उसमें स्थितिज ऊर्जा थी, आपने हाथ से पकड़ करके उठाया तो उसमें और स्थितिज ऊर्जा आपने संचित कर दी, आपने उस पत्थर को वहाँ से छोड़ दिया तो वो स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो गई? गतिज ऊर्जा में। और उस गतिज ऊर्जा के कारण ही पत्थर गति करता हुआ नीचे आ जाता है, और ज़मीन पर जब वो वापस आता है तो पुनः उसकी पूरी जो गतिज ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कार्य करता है। अगला सवाल हम देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 15। समीकरण t बराबर 2π√L/g की शुद्धता की जांच कीजिए। ठीक है, तो ये एक समीकरण है, किस चीज़ का समीकरण है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि समीकरण की शुद्धता की जांच कैसे करते हैं। समीकरण में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यदि कोई नियतांक या स्थिरांक है तो उसको हम अलग कर देते हैं, क्योंकि नियतांक या स्थिरांक विमाहीन राशि होती है, उसकी विमाएँ आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो भौतिक राशियाँ हैं, जो चर राशियाँ हैं, उनकी विमाएँ आप निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं बाएं पक्ष में आपके पास t है, t किसको दर्शाता है? समय को, समय के लिए विमा हो जाएगी t। दाएं पक्ष में आपके पास रूट के अंदर l है, l लंबाई को दर्शाता है, उसकी विमा हो जाएगी l। और g किस चीज़ को दर्शा रहा है? गुरुत्वीय त्वरण को, तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा होती है LT-2। तो बाएं पक्ष की विमा हमको कितनी मिल गई देख सकते हैं आप लोग, m⁴ L⁴ t। दाएं पक्षी विमा आप याद कर लीजिए, रूट के अंदर l की जगह आ जाएगा l और g की जगह आ जाएगा LT⁻², l कैंसल। रूट के अंदर t⁻² को आप ऊपर लेकर के जाएंगे तो वो हो जाएगा t⁻² या t²। रूट से जब वो बाहर आएगा तो बचेगा t, इसको हम क्या लिख सकते हैं? m⁴ L⁴t। तो आप देख सकते हो कि बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर है, इसलिए समीकरण शुद्ध है। ठीक है, यही क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था कि जो विमीय समीकरण है उनका क्या क्या उपयोग है। तो विमीय समीकरण के एक उपयोग को हमने यहाँ पर देख लिया कि किस प्रकार से विमीय विश्लेषण पर आधारित आप किसी भी भौतिक राशि के समीकरण की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में 15वें सवाल में ही अथवा वाला सवाल देख लीजिए। विमीय विश्लेषण विधि से सूत्र y = mgl/πr² की शुद्धता की जांच कीजिए। तो दिए गए समीकरण के अनुसार इसमें फिर से आप देख सकते हैं पाई एक नियतांक है। ठीक है, y क्या चीज़ है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक आप लोग आगे जा करके पढ़ेंगे। इसका विमीय सूत्र क्या है? प्रतिबल के विमीय सूत्र जैसा होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र प्रतिबल के विमीय सूत्र के बराबर ही होता है। तो y की विमा क्या हो जाएगी? ml⁻⁻1 t⁻²। मैंने इसको यहाँ पर डिराइव करके नहीं दिखाया है, वो आवश्यक नहीं है। आप लोग इसका कैसे प्रतिबल का विमीय सूत्र निकाला जाता है ये आप लोग विमीय सूत्र वाले सेक्शन में देख सकते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर m जो है राइट साइड में कौन कौन सी क्वांटिटी है, राइट साइड में कौन कौन सी क्वांटिटी देख लेते हैं। mgl/r²l। ठीक है, तो m की विमा कितनी हो जाएगी? m, g गुरुत्वीय त्वरण है उसकी विमा हो जाएगी LT⁻²। फिर नीचे l है, l की विमा हो जाएगी l। r जो त्रिज्या है, त्रिज्या की विमा हो जाएगी L²। मैंने इसलिए लिया, ध्यान देंगे यहाँ पर r² है नीचे त्रिज्या। ठीक है, इसलिए 2 बार आएगा इसलिए L² हो जाएगा। स्मॉल l की विमा कितनी हो जाएगी? कैपिटल L। तो बाएं पक्ष की विमा आप निकाल चुके हैं पहले ही, कितना होगा? ml⁻⁻1 t⁻²। दाएं पक्ष की विमा निकालने के लिए आपको क्या करना है? mgl, तो m की जगह m, g की जगह LT-2 और l की जगह l। नीचे आपका क्या हो जाएगा? r²l। r त्रिज्या है, लंबाई को व्यक्त करता है, r² है इसलिए L² और l की जगह l। ठीक है, जो जो कटता है उसको काटिए, बचा के आपके पास m⁻²/l। इसको आप ऊपर लेकर के जाएंगे तो ml⁻⁻1 t⁻²। तो देख सकते हैं दाएं पक्ष की विमा और बाएं पक्ष की विमाएँ आपस में समान है, इसलिए विमीय विश्लेषण के अनुसार से ये जो भौतिक राशि है या इसका जो समीकरण है ये सत्य सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने इस असाइनमेंट के सॉल्यूशन के एंड में पहुंच जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा असाइनमेंट का सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है? समाप्त होता है। और आप लोगों से अब अंत में अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है लाइक करिए। आप और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के वीडियो चाहते हैं और क्या क्या हम लोगों से चाहते हैं ये
टोटली एक एजुकेशनल चैनल है। इसमें स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन से बेस्ड जो भी सब्जेक्ट्स के वीडियो हैं या वीडियो लेक्चर हैं वो हम इन फ्यूचर डालने वाले हैं। फ़िलहाल मैं कॉलेज एजुकेशन बेस्ड वीडियोस अभी नहीं डाल रहा हूँ, उसको डालने के लिए थोड़ा समय है। स्कूल एजुकेशन पे बेस्ड हमारे पास जो जो चीज़ें अवेलेबल है वो सारे वीडियोस हम आपके लिए बहुत जल्दी लाने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आगे आने वाले जो सितंबर के असाइनमेंट के सॉल्यूशंस हैं उनके लिए भी जुड़े रहिए। अभी ये फिज़िक्स का फर्स्ट सॉल्यूशन मैंने डाला है, हालांकि हम थोड़े लेट हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें से जो क्वेश्चंस हैं उनका वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो आप कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन की आंसर की आपको ज़रूरत पड़े, आंसर की ज़रूरत पड़े तो आप इसको देख सकते हैं। केवल असाइनमेंट में आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको आगे पढ़ने के हिसाब से भी ये क्वेश्चन काम आएंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, और जुड़े रहिए हमारे साथ। सेकंड जो असाइनमेंट का सोल्यूशन है उसके लिए और सितंबर में आने वाले जो भी सोल्यूशन है, जो जो सब्जेक्ट से सोल्यूशन इस बार 10th 11th 12th के छूट गए हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि सितंबर में जब हम आपके लिए असाइनमेंट के सोल्यूशन लेकर के आएँ तो सारे सब्जेक्ट्स को कवर करें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।